हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आज हम 6 अटेंड करने जा रहे हैं। डियर फ्रेंड, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का जो लेक्चर नंबर 6 है, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का हो सकता मे भी आखिरी लेक्चर हो आज। इसके बाद में जब हम आपको मिलेंगे तो एक नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के संग मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, देर ना करते हुए मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। पर सबसे पहले एक बात आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा कि जब भी मैं ये लेक्चर सिखाना आपको स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास रखें, ताकि जो भी मैं आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। और दूसरी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड, आप अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट की क्लास की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें, ताकि कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आ सकते, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अपने नोटबुक भी आप अपने पास में रखें। ठीक है फ्रेंड, अब देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। जो आज हमें आखिरी पॉइंट को जो कवर करना है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पॉइंट नंबर चैप्टर नंबर 4 का पॉइंट नंबर 4.5 पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखिए फ्रेंड, इस पॉइंट में हमें जो वैदिक टाइम पीरियड था ना फ्रेंड, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से था या गवर्निंग सिस्टम किस तरह से था, इसके बारे में हमें जान के लेना है, समझ के लेना। देखिए फ्रेंड, अब आप सभी को पता है कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट है वो एक सबसे बड़े एरिया में स्प्रेड हुआ है या फैला हुआ है। और अगर से हम एंशियंट इंडियन की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत से ऐसे एरिया जो आज पर्टिकुलर करंट इंडियन के टेरिटोरी में नहीं है, वो भी इंडिया में आते थे। तो अब इसलिए इतने बड़े एरिया को गवर्निंग करने के लिए या चलाने के लिए अलग अलग पार्ट में या अलग अलग कैटेगराइज में उन्हें बांटा गया था या डिवाइड किया गया था, और उसे किस तरह से मैनेज किया जाता था, ये पॉलिटिकल सिस्टम में आज हम देखने वाले। देखिए फ्रेंड, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैड अ हेड नाउ एज अ ग्रामीण। अब देखिए, जो छोटे छोटे जो विलेज होते थे या गांव होते थे, जो खेड़े होते थे फ्रेंड, उसमें एक हेड रहता था फ्रेंड, और वो हेड को क्या बोला जाता था, ग्रामीण बोल के बोला जाता था। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। और उसी के अंडर में जो ये जो ग्रामीण रहता था ना फ्रेंड, उसी के अंदर में ये जो विलेज का जो पूरा गवर्निंग सिस्टम है उसको उन्हें कंट्रोल करता था और देखता था, वॉच करता था। वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें या डेवलपमेंट का काम है इसी के अंडर में या इसी के इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे किया जाता था। छोटे छोटे जो काम रहते थे ग्रामीण विलेज में। ठीक है फ्रेंड, ये आप याद रखिए। उसके बाद में अ ग्रुप ऑफ विलेज फार्मड अ विश हुज हेड वाज अ कॉलेड विशपति। अब देखिए, जो मेनी विलेज बन के जो मेनी विलेज रहते थे उनके ग्रुप को एक कंबाइन करके एक क्या बनाया जाता था, एक विच बनता था। मतलब कि इनको जो टोटल होल विलेज रहते थे इसको क्या बोला जाता था, विच बोला जाता था। और इसके जो हेड को क्या बोला जाता था फ्रेंड, विशपति बोल के बोला जाता था फ्रेंड। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑल ओवर जो मेनी विलेज का जो कंट्रोल रहता था ना फ्रेंड, छोटे छोटे गाँव का जो कंट्रोल रहता था, ये हेड के पास रहता था, विशपति के पास रहता था। और विशपति ही उनको जो इंस्ट्रक्शन देता था कि जो विलेज है, उनके जो छोटे छोटे विलेज है वो ग्रामीण किस तरह से डेवलप करे, किस तरह से उनको कंट्रोल करे, किस तरह से मॉनिटाइज करे, किस तरह से उसे हैंडल करिए, पूरे ऑल ओवर इंस्ट्रक्शन देने का राइट और उसे फॉलो करने के इंस्ट्रक्शन देने का करने का ग्रामीण को ये था, कंपलसरी था। और ये विशपति जो रहते थे ना फ्रेंड, ये मेनी ऑफ विलेज का कंट्रोल अपने अंडर में रखते थे। ये आप बात यहाँ पे ध्यान रखिए। उसके बाद में देखिए सेवरल। अब देखिए, सेवरल विश फार्मड ऑफ जाना। अब देखो जना, लेटर व्हेन द जना सेटल इनटू द
अ स्पेसिफिक रीजन, इट कैन टू बी अ नाउ एज जनापद। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे ही जो विशपति या विश होते थे ना फ्रेंड, जो मेनी विलेज को लेकर या मेनी ऑफ विलेजेस से जो बने वाले रहते थे, इनको बाद में कंट्रोल मेनी विशपति जो मिलके मेनी विशपति जो मिलके क्या बनता था, यहाँ पे जना बनते थे या जन बनता था फ्रेंड, ऐसा कहा जाता है। और ये जो जन रहते थे, इसके हेड को नाउ एज जनपद बोला जाता था इसको। द हेड ऑफ जना इज नाउ एज नृप। अब इसकी जो हेड रहता था फ्रेंड, इसको क्या बोला जाता था, नृप बोल के बोला जाता था। और राजा भी बोल के उसे बुलाया जाता था, या राजा बोल के उसके संबोध किया जाता था, या कॉल इट किया जाता था। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो जना रहते थे, एक मेन हेड, मेनी विशपति के जो हेड रहते थे या विशपति रहते थे, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते थे, निप या राजा करते थे। ये आप याद रखिए फ्रेंड। इसे ही क्या बोला जाता है, इंग्लिश में किंग बोल के बोला जाता है। द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग वेयर टू प्रोटेक्ट द पीपल। और आप सभी को पता है, किंग की या जो राजा की जो ड्यूटी रहती है वो क्या रहती है, सबसे पहले पीपल्स को प्रोटेक्ट करना या उन्हें सेफ एंड सिक्योर करना, यह उसकी मेन ड्यूटी है। और दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या रहती है फ्रेंड, उसकी दूसरी सबसे, कलेक्ट द टैक्स। अब ये इसके मेन का वर्क रहते हैं फ्रेंड। क्या करेगा वो, पीपल्स को, उसके जो टेरिटोरियल में पीपल आ रहे हैं उनको वो प्रोटेक्ट भी करेगा, और उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए कुछ इनसे टैक्स भी कलेक्ट करेगा, और वो टैक्स को फिर पब्लिक हेल्थ के लिए स्पेंड भी करेगा। इस तरह से ये किया जाता था फ्रेंड। एंड द रन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इफिशिएंटली, और यही एडमिनिस्ट्रेशन को इसी तरह से चलाया जाता था, इफिशिएंटली, और पूरी दक्षता के संग चलाया जाता था फ्रेंड, पूरी केयर के संग चलाया जाता था। ये यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड। उसके बाद में, इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली द किंग अपॉइंटेड वेरियस ऑफिसर्स। अब देखिए, इतने बड़े राज कारोबार को चलाने के लिए अब आपको तो लग रहा है कि एक जो किंग रहता था या जो राजा रहता था या जो जना रहता था, इसको इतने बड़े जो टेरिटोरियल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गवर्निंग है, इसको पर्सनली चलाना या पर्सनली हैंडल करना पॉसिबल होता था क्या फ्रेंड? बिल्कुल ही नहीं। इसके लिए उन्हें क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए मेनी वेरियस ऑफिसर्स को जो नॉलेजेबल रहते थे और अपनी फील्ड में उन्होंने अच्छे से प्रोफेशनली रहते थे, वैसे ऑफिसर्स को क्या करना, वो अपॉइंट करना, ऐसा कहा जाता था। द पुरोहित यानी कि पेरिस्ट, अब ये जो पुरोहित रहते थे इनको एक अपॉइंट किया जाता था। एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेयर ऑफिसर ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, दैट टाइम जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, इसमें से दो ऑफिसर्स का दैट टाइम बहुत बड़ा मेन प्ले रोल रहता था, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। देखिए, पुरोहित, आप सभी को पता है, राजा को जो गवर्निंग के टाइम पे स्पेशल एडवाइस देना और उनके जस्टिस के टाइम पे उसको सजेशन देने का काम कौन करते थे, दैट टाइम पुरोहित करते थे या पुरोहित ग्रुप करते थे। और ये पुरोहित की स्पेशल एडवाइस के जरिए उन्होंने क्या करना, पूरा अपना गवर्निंग सिस्टम, पुरोहित के एडवाइस से ही, यानी कि प्रीस्ट के एडवाइस से ही वो अपने पूरे गवर्निंग सिस्टम को हैंडल करना, चलाना। और उसके पुरोहित जो रहते थे ना, किंग के जो पुरोहित रहते थे, इनकी जो एडवाइस रहती थी जस्टिफिकेशंस के टाइम पे या जस्टिस के टाइम पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो मैं कहूँगा सेनापति, जो एक आर्मी को कंट्रोल करने का काम करता था और जिसे हम आर्मी ऑफिसर्स भी कह सकते हैं। अब इसके अंडर में जो किंग की जो टोटली आर्मी रहती थी ना फ्रेंड, किंग की जो आर्मीज रहती थी, इसका बहुत ये टोटली ने इसको कंट्रोल करना, ट्रेन करना और इनको आर्मर वगैरह अलग अलग तरह के ट्रेन्स और अलग अलग तरह के वॉरफेयर में उनको उतारने का काम, ये पूरा इसके अंडर में रहता था। सेनापति जो कि एज ए आर्मी ऑफिसर रहता था, वो पूरा करना का काम करना फ्रेंड। और इसी तरह से पूरा ये दो जो रोल रहते थे, ये मेन ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे। इसके अलावा भी छोटे मोटे काम के लिए ऑफिसर्स वहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे और एक इन्हें उनके थ्रू भी कारोबार देखा जाता था। पर ये दो जो रहते थे फ्रेंड, सेनापति एंड पुरोहित, ये मेन राजा के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर रहते थे और ये इनके लिए लॉयल रहते थे, किसी के भी इंस्ट्रक्शन को ये फॉलो नहीं करते थे।
इतना आप याद रखिए। द ऑफिसर हु हैज कलेक्टेड द टैक्सेस एज नाउ एज द भागु भागुदुग भागुदुग भाग means share. The person who has collected the king's shares of the produce of Jana was collected भागा दुगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए आपको तो पता है, ऊपर ही मैंने पढ़ा हूँ कि आपको बताया हूँ कि राजा का सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 रोल रहते हैं फ्रेंड। उसके टेरिटोरियल में जितने भी जो एरियाज आ रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको डेवलप करने का काम करने का रहता था, और वहाँ पे के जो टेरिटोरियल में जितने भी लोग आ रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था वो। अब देखिए, ये टैक्स कलेक्ट करने का काम खुद किंग तो जाके करता था नहीं, उन्हें क्या करता था, अपने अंडर में एक और ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था, ये या एक और ऑफिसर्स को रखता था, जिसके तहत उन्हें क्या करना है, जी है उसके हेल्प से ही क्या करना, उन्हें टैक्स को कलेक्ट करना या पूरा उनको लेने का काम वो करना, इस तरह से करना। अब देखिए, टैक्स वॉज कलेक्टेड जो किया जाता था फ्रेंड, उसके वो व्यक्ति का नाम क्या रहता था फ्रेंड, वैदिक का टाइम पीरियड में क्या कहा जाता था उसको, भागदुग कहा जाता था फ्रेंड। और यही जो पर्सन रहता था, जो अलग अलग तरह के जो टैक्स से या जो शेयर्स रहते थे टाइम पे, वो टाइम पे जो अलग अलग तरह के, जैसे कि लाइक दैट फार्मर से, ट्रेडर से, या अलग अलग तरह के वहाँ पे जो शॉपर से, उनसे टैक्स कलेक्ट करने का काम ये पर्सन करता था। और पूरी इसके अंडर में ही पूरी टैक्स की ये बनाई जाती थी स्ट्रैटेजी, किस तरह से किस पर्सन को कितना टैक्स लेना चाहिए, कितना कलेक्ट करना चाहिए, फार्मर से कितना टैक्स लेना चाहिए। फिर वहाँ पे जो राजा के टेरिटोरियल यानी कि किंग के टेरिटोरियल में जो बिजनेसमैन है या जो ट्रेडर है, उनसे कितना टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, इस तरह की पूरी जो टैक्स की जो स्ट्रैटेजी है ये बनाता था किंग के अंडर में, और उन्हें कलेक्ट भी करने का काम करता था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आपको समझ में आ जाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। देयर वेयर 4 इंस्टीट्यूशन हु गाइडेड द किंग। अब देखिए, 4 यहाँ पे इंस्टीट्यूशन थे या सभाएं थे जो किंग को क्या करते थे, गाइड करते थे या मार्गदर्शन करते थे, हम कह सकते थे कि मतलब कि उसके जो डिसीजन है या जो इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन है उसको गाइड करना, और उनको है कि नहीं मेन रोल, मतलब कि उसके जो रहते थे ना डेली लाइफ के जो डिसीजन रहते थे, तो उनको लेने में और गाइड करने में काम करना, जैसे कि सभा, समिति, विधा आणि जना, ये मेन 4 इंस्टीट्यूशन रहते थे फ्रेंड, और किंग को गाइड करने का भी ये काम करते थे। यहाँ पे ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल बताने वाला है फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। The people of the state participated in their working. Women to the participant in the working of Sabha and Vidhi. The Sabha consisted of senior citizen of the state, where the Samiti was general body of the people. देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो सभा रहती थी ना फ्रेंड, सभा या समिति, इसमें जो पार्टिसिपेंट करते थे या राजा को जो गाइड करने का काम या उनको गवर्निंग किस तरह से करना है, या उनके जो बड़े बड़े जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन रहते थे उनको लेने में राजा की हेल्प करने का काम सभा की या और सभा और समिति के द्वारा इनको किया जाता था। और ये सभा और जो समिति रहती थी फ्रेंड, यह है कि नहीं, इसमें वुमेन्स भी और मेंस भी पार्टिसिपेंट करते थे, और वो सीनियर होते थे, नॉलेजेबल होते थे, जो कि नहीं राजा को अपने नॉलेज और एज ए एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये डिसीजन लेने के लिए हेल्प करना, और उन्हें कि नहीं गाइड भी करने का काम ये करते थे फ्रेंड। इस तरह से पूरा किया जाता था वर्क ऑफ फंक्शन। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे आप एक बात क्लियर कीजिए फ्रेंड, जो सीनियर सिटीजन की जो मीटिंग्स कभी भी ली जाती थी किंग के अंडर में, तो उसको सभा बोल के बोला जाता था। आप ये याद रखिए, मतलब कि जो अगर से किंग है, वो अगर से कोई सीनियर सिटीजन, अनुभवी व्यक्ति है, एक्सपीरियंस व्यक्ति है, उनके अंदर में कोई मीटिंग ले रहा है या कोई कि नहीं स्पेशल
पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है सीनियर सिटीजन के संग, तो उसे सभा बोल के कहा जाता था फ्रेंड। और देखिए फ्रेंड, जनरली अगर से सभी कॉमन पीपल वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी कॉमन पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मेंस वुमेन्स और जो किंग के टेरिटोरियल में रहने वाले, समझ लीजिए नॉर्मल से नॉर्मल जो पर्सन है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन्हें समिति बोल के बोला जाता था फ्रेंड। आप याद रखिए, समिति। और ये समिति में सभी नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करने का और अपने पॉइंट रखने का और कहने का अधिकार होता था। इस तरह से ये समिति रहती थी फ्रेंड, जिसमें जनरली नॉर्मल व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करता था। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी पड़ेगी फ्रेंड, कि इसमें देखिए फ्रेंड, ये जो सभाएं होती थी और समिति होती थी, इसमें वुमेन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता था और वुमेन्स भी क्या करते थे, इसमें पार्टिसिपेट करते थे और अपने मत या अपने जो रोल्स का इम्पोर्टेंट जो है अपने डिसीजन को वो बोलते थे भी राजा को और समिति में, सभा में। ठीक है फ्रेंड, ये आप यहाँ पे बात याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आप जनरली बॉडी ऑफ द पीपल। ठीक है फ्रेंड, अब यहां तक तो होगा था हमारा था। लेटर ऑन द वैदिक थॉट, स्मृति एंड पुराण्स। लेटर ऑन द, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं फ्रेंड, लेटर ऑन द वैदिक थॉट, स्मृति एंड पुराण्स वेयर कंपोज्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ द टाइम। इसके बाद में ऐसा कहा जाता है, ये वैदिक जो टाइम पीरियड है, इसके बाद में स्मृति और पुराण, ये इनकी भी कंपोजिंग की गई या रचना की गई। द रिलीजियस स्ट्रीम्स बेस्ड ऑन, ये धर्म के आधार पे बनने वाले ये थे, वेदास, स्मृति, पुराण्स एंड लोकेटेड ट्रेडिशन। अब ये लोकेटेड जो ट्रेडिशन थे फ्रेंड, केम टू नाउ एज हिंदुइज्म। अब इसी को ही क्या बोला, देखिए फ्रेंड, जिसमें आपको वेदास देखने को मिल रहे, स्मृति देखने को मिल रही, पुराण देखने को मिल रहे, तो इसको ही क्या कहा गया था, बाद में एक नए रिलीजन्स या ट्रेडिशंस के नाम से इसे जाना जाता था या बुलाया जाता था, जिसका नाम क्या था, हिंदू रिलीजियस कहा जाता था या हिंदुइज्म कहा जाता था जिसको। और आप सभी को पता है, बाद में इसको हिंदू कहा जाने लगा या हिंदुइज्म कहा जाने लगा। और ये सभी जो चीज़ें आगे आपको एंशिएंट इंडिया में इसी तरह से जानने और एक इन्हीं कहे जाने वाली मिलेगी। Along with the Vedic stream, there were other religious trends which is took a different position from the Vedic one. Regarding yajna rites and the varna system. We will learn about them in the next chapter. अब देखिए फ्रेंड, जो वैदिक टाइम पीरियड या वैदिक लिटरेचर्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, इससे भी हटके एक सभ्यता या इससे भी हटके गवर्निंग सिस्टम था या कल्चर हमारे इंडिया में डेवलप हो रहा था, जो कि नहीं, खास करके वर्ण व्यवस्था जो बनी थी आगे काम के आधार पे, मतलब कि जन्म के आधार पे जो वर्ण व्यवस्था निर्माण हो गई थी, तो उसको उसके भी पे अलग, और ये यजनास वगैरह करने पे ज़्यादा ध्यान ना देकर उन्होंने एक अलग ही अपनी रिलीजियस और अलग ही अपनी कल्चर डेवलप किया था। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, सीख के लेने वाले। ठीक है फ्रेंड, अब इसी के साथ में आज का जो लेक्चर है, ये कहूँगा फ्रेंड, जो हमारा लेक्चर है आज यहीं पे ख़त्म होता है। और ये चैप्टर भी, जो चैप्टर नंबर 4 था, जो काफ़ी बड़ा, काफ़ी दिनों से चल रहा था, ये आज पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं ऐसा अनाउंस करता हूँ। अब इसके बाद में जब हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में आपको एक नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के संगात मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। आपको अगर से कुछ डाउट रहता है तो भी हमें आप कमेंट कर सकते, पूछ सकते। इस चैप्टर से रिलेटेड, इस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड अगर से कुछ डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और ये वीडियो को मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से इस तरह के हमारे को एजुकेशन वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, इसलिए ज़रा लाइक तो ज़रूर कीजिए आप। और फ्रेंड, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन फ्रेंड तक आप ज़रूर शेयर करें जो हायर कोचिंग अफोर्ड नहीं करते, उन फ्रेंड तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी एजुकेशन सीखने में हेल्प हो। और फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कहूँगा मैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।